नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पिछली क्लासों में अध्ययन किए हैं पॉलिटी, भौतिक और इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी के संबंध में। आज एक सब्जेक्ट और हम लोग जोड़ने वाले हैं इस क्रम में, और रसायन विज्ञान से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जोड़ने का एक कारण यह भी है कि अभी जो रेलवे की 2 परीक्षाएं हुई है, उसमें आपका केमिस्ट्री से बहुत प्रश्न आया हुआ है, और आज के समय में हर किसी एग्जाम में केमिस्ट्री का बोलबाला हो गया है। इसलिए हम लोग एक सब्जेक्ट को और जोड़ रहे हैं रसायन विज्ञान को लेके। तो हम लोग तैयारी करते हैं, सीधे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे चर्चा करेंगे हम लोग सब्जेक्ट पर। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे एक सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट का नाम है क्या? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की बात करें तो क्या बोला जाता है इसे? केमिस्ट्री। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या होता है रसायन विज्ञान, इन सभी प्रश्नों को लेकर हम लोग आज बात करेंगे। पहला रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति यदि आपसे पूछ ले कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के वर्ड से हुई, तो मिस्र भाषा का एक शब्द है, मिस्र भाषा के शब्द से। और मिस्र भाषा का शब्द क्या है? कीमिया। कौन सा वर्ड है? कीमिया, जिसका अर्थ होता है क्या? इस कीमिया वर्ड का अर्थ है साथियों क्या? काला रंग। क्या है? काला रंग। ये बात आपको याद रखना। पहला बात तो ये है कि मिस्र भाषा के शब्द से रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है क्या? काला रंग। यदि आपसे पूछ ले कि इसमें अध्ययन क्या चीजों का किया जाता है साथियों, तो जो रसायन विज्ञान है ना, इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है। साथियों, ये बात आपको याद रखना है। यानी रसायन विज्ञान का अध्ययन, यानी रसायन विज्ञान के अध्ययन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं साथियों, उन सभी को क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो बनता है, रसायन विज्ञान के जनक या पिता किसे कहा जाता है साथियों? ये प्रश्न नॉर्मल सा है, हर पेपर में लगभग बनने के चांस रहते हैं साथियों। तो ये क्या, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनियो, एंटोनियो लेवोसियर। कौन है? तो एंटोनियो लेवोसियर है। और यदि आपसे पूछ ले कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? कौन से विज्ञान के? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, तो ये बात आपको याद रखना। तो इसके भी कौन है? तो एंटोनियो लेवोसियर है साथियों। तो ये बात आपको याद रखना है। पहला तो ये हो गया प्रश्न, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से? तो मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है। और दूसरा प्रश्न यह है कि रसायन विज्ञान में अध्ययन किन चीजों का करते हैं? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एंटोनियो लेवोसियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो एंटोनियो लेवोसियर को ही बोला जाता है साथियों। यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? भारत में रसायन शास्त्र का जनक, तो भारत में रसायन शास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। किसे बोलते साथियों? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को क्या कहा जाता है? ये भारतीय रसायन शास्त्र के जनक कहा जाते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ये बात आपको याद रखनी है। एंटोनियो लेवोसियर
आधुनिक रसायन के या रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। इनसे भी प्रश्न बने हुए हैं और लगातार पेपरों में पूछे जाने की संभावना रहती है। क्यों कहा जाता है एंटोनियो वॉन लेवोजियर को? तो एंटोनियो वॉन लेवोजियर की थोड़ी सी हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने क्या किया, तो जो द्रव्यमान हम लोग बात कर रहे थे एंटोनियो वॉन लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। देखो, कोई भी जब किसी भी क्षेत्र में अच्छे काम करता है, कोई अपने सहयोग करता है, तो उसे एक विशेष प्रकार की उपाधि दी जाती है या नहीं। तो हम लोग जो देखते हैं कि कोई भी जब विशेष वैज्ञानिक हो किसी भी सब्जेक्ट में, जब अपनी ज्यादा सहयोग करता है, अपना ज्यादा सहयोग देता है, तो उसे विशेष प्रकार की उपाधि दी जाती है जिसे जनक या पिता कहा जाता है। तो एंटोनियो वॉन लेवोजियर को जनक और पिता क्यों कहा जाता, तो इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, का प्रतिपादन किसने किया, तो लेवोजियर ने। एक योगदान तो ये था प्रतिपादन, ये बात आपको याद रखना है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत एंटोनियो लेवोजियर ने दिया। और यदि बात किया जाए जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का जो नामकरण किया था वो लेवोजियर ने किया था। किसने किया था, तो एंटोनियो लेवोजियर। एक कारण तो ये था। और इसके गणना करने के बारे में भी इन्होंने बताया था, हाइड्रोजन की गणना कैसे करना है ये इसके बारे में ही लेवोजियर बताते हैं। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज करता कौन है, तो ऑक्सीजन की खोज करता है प्रीस्टले। और इसका भी नामकरण के बारे में इन्होंने अवधारणा पेश किया था, एंटोनियो लेवोजियर ने। तो इसी वजह से इतने सारे इन्होंने काम किए, केमिस्ट्री के बारे में इतना सारा अध्ययन किया। इसी वजह से क्या किया है इन्होंने, इन्हें क्या कहा गया, रसायन विज्ञान का जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथियों, ये बात आपको याद रखना, बिल्कुल बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। मेरी गारंटी है कि कोई भी एग्जाम दे लेना, किसी भी एग्जाम में बाहर चला जाए, और आपका रेलवे है तो रेलवे तो छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। जो भी आप एग्जाम, बड़े एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें भी आपके लाभकारी वीडियो साबित होगी, मेरा आपसे वादा है। बात करते हैं आगे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च जो सम्मान या पुरस्कार है, तो उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है क्या, नोबेल पुरस्कार। साथियों, ये बात याद रखना, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और किसी भी सब्जेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार। और आपसे ये भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जहां जो शब्द आता है उधर उसको थोड़ा सा ऐड करते चलिएगा, ताकि हम लोग को कम जगह पे ज्यादा डाटा अवेलेबल हो जाए, यानी कम समय में भी ज्यादा चीजें हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी। हम लोग ऐसा करके चलेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ते चलेंगे, जहां जो बिंदु आएगा उसको उधर थोड़ा सा ना हम लोग चर्चा करेंगे। ये बात हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार क्या है, रसायन विज्ञान का तो है ही, और भी भौतिक विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, और आपका शांति हो गया,
इन सभी क्षेत्रों में क्या है, इन सभी क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान या उच्च सम्मान क्या है, नोबेल पुरस्कार। तो यदि बात किया जाए इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना तो स्थापना होती है 1901 में। ये प्रदान कब किए जाते, प्रदान किए जाते कब, तो ये बात आपको याद रखना, प्रदान किए जाते 10 दिसंबर को। कब किए जाते, 10 दिसंबर को। और आपको भी पता है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ये बात आपको याद रखना है, ये भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये बात आपको याद रखना है। और यदि इनका बात किया जाए तो प्रदानकर्ता स्थल या किस जगह पे ये प्रदान किए जाते, ये दी जाते हैं कहां पे, तो ये बात याद रखना, स्वीडन की कैपिटल की राजधानी, कहा, स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते। और आपको एक बात और बताएं, इस स्टॉकहोम में कौन कौन क्षेत्र है, एक तो रसायन क्षेत्र में, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य। ये 5 सब्जेक्टों, 5 विषयों के पुरस्कार आपके कहां प्रदान किए जाते, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और यदि बात किया जाए, एक स्थल और है जहां पे आपका कहां मिलेगा, जो नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी कहां पे है, तो ओस्लो में, ओस्लो। ये बात आपको याद रखना। और इधर शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। नोबेल पुरस्कार के संबंध में प्रदानकर्ता स्थल कौन हो गया, तो स्वीडन में भी आपके नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और नॉर्वे की राजधानी में। तो इसका मतलब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, केमिस्ट्री, भौतिक, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के नोबेल पुरस्कार। यदि बात किया जाए, ये जो पुरस्कार है इनकी घोषणा कब की जाती है, तो ये जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में। ये बात आपको याद रखना। और यदि आपसे जो लेटेस्ट हम लोग इससे पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछ लेंगे कि 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड किसे मिला, तो ये 3 व्यक्तियों को मिला। 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप में मिला है, एक मिला किसे, किसे मिला, तो ये बात आपको याद रखना है, डेविड ब्रेकर को। किसे मिला, डेविड ब्रेकर को, डेविड ब्रेकर। एक व्यक्ति तो हुए जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला, और दूसरा जो डेमिस, दूसरे व्यक्ति है क्या, डेमिस हामासिन। ये कौन है, डेविस हमाविस। ये बात आपको याद रखना है। और एक व्यक्ति और, ये हमासिन नहीं, हमाविस है, हमाविस। और एक व्यक्ति, इन दोनों व्यक्ति यानी जॉन जम्पर, हम लोग रसायन पढ़ रहे हैं तो रसायन के याद रखना, जॉन जम्पर। ये 3 व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, तो ये नोबेल पुरस्कार मिलेगा 2024 का। 2 लोग को संयुक्त रूप में मिला है, एक लोग को क्या मिला है, अकेले मिला है, रसायन विज्ञान के बारे में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है इसके क्षेत्र में। तो हम लोग बात कर रहे थे रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की यदि और भी बात करें, तो रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाएगा, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी छोटी जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मेरी गारंटी है।
पहली बात तो ये है कि रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा जो देखा होगा हम लोगों ने, दूसरा देखा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको एक साथ में एक सब्जेक्ट के बारे में और देखना है जो हम लोगों को चर्चा करनी है शुरुआत में ही, क्योंकि यदि ये बेसिक नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इस बारे में बात करना है, यानी ये क्या है, अकार्बनिक रसायन। इसे क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? अकार्बनिक रसायन। और ये क्या है, ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा आपका? कार्बनिक रसायन। और इसके बारे में बात करें तो ये भौतिक रसायन। भौतिक रसायन ये बारे में बात करना है, क्योंकि इधर से भी आपके प्रश्न आने की बहुत संभावना रहती है और इधर से ही शुरुआत होती है, क्योंकि जहां मॉलिक्यूल्स आपके मिलेंगे उधर आपको क्या है, केमिस्ट्री के बारे में ज्ञात होगा। पहली बात करते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बात करें, इधर कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो गया आपका? अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। किसका? अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन। और यदि आपसे भौतिक रसायन में पूछा जाए तो पदार्थों का अध्ययन करते, पदार्थों का अध्ययन। ये बात आपको साथियों याद रखना है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका क्या है, कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसे कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और जो भौतिकी केमिस्ट्री है यानी फिजिकल केमिस्ट्री है वो पदार्थों का अध्ययन कराती है। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग तीन तरीके से अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और आपका तीसरा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने केवल दो ही केमिस्ट्री देखी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक में ही आपको देखने को मिलेंगे। जो तत्व होते, जो आपके धातु होंगे, जो अधातु होंगे, जो मिश्र धातु होंगे, वो अकार्बनिक पदार्थ होंगे। जो भी एलिमेंट आएंगे वो हम लोग अकार्बनिक में अध्ययन करेंगे। और जो आपके पदार्थ हो गए, पदार्थ की अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, इन चीजों का अध्ययन हम कहाँ करने वाले हैं, भौतिक रसायन में। और आपके कार्बन से रिलेटेड जो आपका अध्ययन करेंगे वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग हम लोग लगाते हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्या, किससे, तो फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री साथियों ये बात याद रखना, भौतिक रसायन या भौतिकी रसायन, इधर से हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें क्या चीज का अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ का। इसमें अध्ययन किस चीज का करते हैं, पदार्थ का, मैटर। ये बात आपको याद रखना, मैटर्स क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में याद रखिए, पदार्थ क्या होता है। तो बात कर रहे थे क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो यानी ये क्या होता है, रसायन।
विज्ञान सॉरी भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। यदि भौतिक रसायन की बात करें तो इसमें अध्ययन किसका करते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा साथियों, इधर से ये प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है, इधर से आते ही आते हैं। यानी जो हम लोग फिजिकल रसायन में बात करने वाले हैं, फिजिकल रसायन में क्या अध्ययन करेंगे? तो इसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन क्या करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। और पदार्थ की यदि बात करें तो पदार्थ क्या होता है साथियों? पदार्थ की बात करें तो वह ब्रह्मांड में वह सब कुछ, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ब्रह्मांड में सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है। पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या हो गया? इसमें द्रव्यमान भी होता है और ये क्या होता है? ये पदार्थ यानी स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। पदार्थ के बारे में बात करें तो ये कणों से मिलके बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। पदार्थ की बात करें, ये क्या है? पदार्थ कणों से मिलके बना है, कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। यदि कण नहीं होते ना तो उसमें आपका वेट नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, मास नहीं होगा, ना वो स्थान घेरेगा। ये बात आपको याद रखना है। पदार्थ में हम लोग देखते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? हम लोग मुख्यतः 3 अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी हो गई? एक तो ठोस हो गई, दूसरा क्या हो गया? द्रव हो गया, और तीसरा क्या हो गया साथियों? गैस हो गया। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्यतः हम लोग देखते हैं, और आपको ही पता है पदार्थ की 5 अवस्था खोजी जा चुकी है। चौथी अवस्था क्या है पदार्थ की? क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था है क्या? बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बात आपको याद रखना है। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी ये शॉर्ट बोलने से क्या है? ठोस बोलने से सॉलिड। और ये क्या हो गया? लिक्विड। और ये क्या हो गया? गैस। और ये प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही है। और बोस आइंस्टीन को शॉर्ट में लिखते हैं क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में लिखते हैं बीईसी। ये बात आपको याद रखना है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। हम लोग बात करते हैं पदार्थ की छोटी छोटी चीजों से। यानी पहले इन पदार्थ की छोटी छोटी चीजों से बात करने से पहले जो आपने पदार्थ के बीच में एक शब्द लिखा है, ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है
और स्थान घेरता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो द्रव्यमान है ये छूट ना जाए कहीं, इससे भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। बाद में हम लोग बात करते हैं ठोस द्रव गैस की, पदार्थ की अवस्था की। ये क्या होती है? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था है। तो मुख्यतः होती है 3, बाकी हम लोग पदार्थ की अवस्था 5 पढ़ चुके हैं। 5 के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, बात आपको याद रखना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस द्रव्यमान की। द्रव्यमान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द्रव्यमान, मास, इधर से भी प्रश्न बनते हैं और ऐसे ही नहीं बनते, बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस है। पहला तो ये क्या है? द्रव्यमान क्या कहलाता है साथियों? तो द्रव्यमान वह है, पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी क्या होता है? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ये साथियों याद रखना आपको, यानी पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। और यदि इसकी बात करें, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। और यदि बात करें, ये जो पदार्थ द्रव्यमान है ये मूल राशि है। कैसी राशि है? तो मूल राशि है साथियों, ये बात आपको याद रखना है। पहला हम लोगों ने देखा द्रव्यमान क्या है, तो पदार्थ में पदार्थों की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। और यदि बात करें, इसे मूल राशि है, ये एम से व्यक्त करते हैं। यदि द्रव्यमान की बात करें कैसी राशि है, तो मूल राशि है। मूल राशियां कितनी होती है? 7। 7 में से एक आपकी द्रव्यमान है और इसे एम से व्यक्त करते हैं। और यदि द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान को हम लोग कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान, द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। ये बात आपको याद रखना। द्रव्यमान से संबंधित नियम क्या है? द्रव्यमान से संबंधित नियम, संबंधित नियम, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इसके प्रश्न ऐसे ही नहीं बनेंगे, इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसके मात्रक से आपको बताना है। मात्रक क्या से हो सकते हैं द्रव्यमान के? मात्रक, तो पहला मात्रक तो आप ग्राम देखिए, क्या है? ग्राम। और द्रव्यमान का मात्रक फिर क्या मिलेगा आपको? किलोग्राम। फिर क्या मिलेगा? क्विंटल, क्विंटल। और फिर क्या मिलेगा द्रव्यमान का? मीट्रिक टन, मैट्रिक टन। और यदि बात करें आपसे और क्या द्रव्यमान के मात्रक हो सकते हैं, तो द्रव्यमान के मात्रक ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मैट्रिक टन। ग्राम की बात करें तो ग्राम तो छोटा यूनिट है, किलोग्राम बोलने से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा साथियों। और क्विंटल बराबर 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ये बात आपको याद रखना है। मेट्रिक टन की बात करें तो मेट्रिक टन क्या होगा? 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अगर बात करें कैरेट, कैरेट भी द्रव्यमान का क्या है? मात्रक है। और कैरेट में आभूषणों को मापा जाता है,
आभूषणों का मापन किसमें किया जाता है? तो कैरेट में किया जाता है। ये द्रव्यमान का ही इकाई है, द्रव्यमान का ही मात्रक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेन किसका मात्रक है, ग्रेन, तो ये भी द्रव्यमान का मात्रक है। और इधर से आपका एक प्रश्न बनता है कि एक ग्रेन बराबर 64.3 किलोग्राम होता है। एक ग्रेन बराबर कितना होता है? 64.3 किलोग्राम होता है। साथियों, ये बात आपको याद रखना है। और ये कई किताबों में 64.4 भी लिखा हुआ है, तो परेशान मत हो जाना। ये अगर ऐसा नहीं होगा तो 64.4 भी देखने को मिल सकता है। ये बात आपको याद रखना है। एक ग्रेन बराबर होता है कितना? 64.3 किलोग्राम या 64.4 किलोग्राम। एक पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कोई भी। तो एक ग्रेन क्या है? 1 किलोग्राम का मात्रक है। और यदि बात करें ओस, ओस भी द्रव्यमान का ही मात्रक है। ओस भी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है। तो एक ओस बराबर क्या होगा? ये बात आपको याद रखना। एक ओस बराबर होता है कितना? 28.3 ग्राम होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक ओस बराबर कितना होता है? तो 28.3 ग्राम होता है। साथियों, ये भी आपको याद रखना। कौन कौन मात्रक हो गए? ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, मीट्रिक टन हो गया, कैरेट हो गया, ग्रेन हो गया, ओस हो गया। और यदि इसकी बात करें द्रव्यमान की, तो एक मात्रक और याद रखना, एएमयू। एएमयू मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये भी द्रव्यमान का मात्रक है साथियों। कौन सा? एएमयू। और यदि आपसे पूछ ले कि सीएसएल किसका मात्रक है, इसका मतलब क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा रेखा। चंद्रशेखर, इसका पूरा नाम क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा रेखा, सीएसएल। यानी आपसे पूछा जा सकता है सीएसएल किसका मात्रक है, तो ये भी द्रव्यमान का है। और यदि आपसे पूछ ले कि एक सीएसएल बराबर कितना होता है, तो 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान, गुणे सूर्य का द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है साथियों का सीएसएल, चंद्रशेखर सीमा रेखा। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्या है? द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। द्रव्यमान से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है, इसे एम से व्यक्त करते हैं। इससे संबंध द्रव्यमान संवेग संरक्षण, या हम सीधा बोल दें तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये भी संबंध किससे रखता है? तो द्रव्यमान से ही संबंध रखता है। इसे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन द्वारा इसे दिया गया है, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित। यानी जो E बराबर एम सी स्क्वायर है, वो किसने दिया? तो वो दिया है आइंस्टीन ने। E बराबर एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान संवेग संरक्षण का नियम। तो यदि संबंध पूछा जाए तो द्रव्यमान से ही है। द्रव्यमान के कितने मात्रक मिले? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन, कैरेट, ग्रेन, ओस और एएमयू और चंद्रशेखर सीमा रेखा। ये सब किसके मात्रक हैं? तो द्रव्यमान के। ये बात याद रखना। अभी साथियों हम लोग केवल एक ही परिभाषा देखी है, और वो देखा केवल पदार्थ के बीच में जो द्रव्यमान है उसके बीच में। हम लोग बात कर लेते हैं आयतन की। आयतन की अगला शब्द हम लोग देख लेते हैं, क्या साथियों? आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वह पदार्थ जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरने की माप। यानी आयतन क्या है? आयतन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्या है? स्थान घेरने की माप क्या कहलाती है? आयतन कहलाती है। और आयतन की यदि बात करें तो आयतन भी क्या है? ये यदि बात करें तो इसे वॉल्यूम, इसे भी से व्यक्त करते हैं, इसे भी से व्यक्त करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और आयतन का यदि मात्रक पूछे,
इसका मात्रक क्या होगा, तो मीटर की घाते कितनी हो जाएंगी, 3। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर की घाते 3। तो ये बात भी आपको याद रखना। अगला संबंध हम लोग को देखना, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसका आयतन भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है साथियों। और यदि आपसे पूछ ले कि यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान कम कर दे, पदार्थों की मात्रा कम कर दे, तो उसमें क्या हो जाता है, आयतन भी कम हो जाता है। यदि हम द्रव्यमान में क्या करें साथियों, वृद्धि करें, तो आयतन में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि हम द्रव्यमान में क्या करें, कमी करें, तो आयतन में भी क्या हो जाती साथियों, कमी हो जाती। ये प्रश्न आपको याद रखना। दूसरा हमने लोगों ने परिभाषा देखी है आयतन की, और तीसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे घनत्व की। तीसरा क्या है, घनत्व। घनत्व, एक प्रश्न इधर रख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। ये कोई वस्तु है दो तरीके से, यदि किसी वस्तु में क्या है, आयतन समान है, आयतन क्या है, समान है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, यदि आयतन क्या है, समान है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान समान हो सकता है क्या, ये बात आपको याद रखनी है। यदि आयतन समान है तो द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ेगा, द्रव्यमान समान नहीं होगा। यदि हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि यदि द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, ये समान नहीं हो सकता है। यदि किसी भी पदार्थ का हम आयतन क्या करते हैं, दो पदार्थों का आयतन समान रखते हैं, तो द्रव्यमान समान नहीं हो सकता साथियों। ये बात आपको याद रखना। बिल्कुल छोटे छोटे बातों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा क्या, आयतन देखा, हम लोगों ने परिभाषा देखी द्रव्यमान की। अगली परिभाषा हम लोग देख लेते हैं घनत्व की, फिर चर्चा करते हैं हम ठोस द्रव गैस पर। और मेरी गारंटी यह है कि अगर एक भी प्रश्न आया बाहर चला जाए तो बता कि मेरी क्लास से बाहर चला गया। आप फिजिक्स की भांति देख लेना या आप केमिस्ट्री की भांति देख लेना, मेरी गारंटी आप कैसे भी प्रश्न बन जाए, यदि बाहर चला जाए तो बताना कि क्लास से बाहर चला गया। याद रखिएगा। तो आयतन की बात करते हैं। दूसरा हम लोग देखे हैं, तीसरी बात करते हैं घनत्व की। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी यानी पदार्थों की सघनता क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। पदार्थों की क्या, सघनता। पदार्थ में या कणों की सघनता बोल सकते हो, कणों की सघनता क्या कहलाता है, जितने ज्यादा क्या होंगे, संघर घने होंगे, अगर आम भाषा में बोलेंगे, वही क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। साथियों ये बात याद रखना, डेंसिटी को आप क्या करते हैं, इसे द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है, ये बात याद रखना। घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। ये प्रश्न भी आपको याद रखना, इधर से न्यूमेरिकल बनते हैं केमिस्ट्री में। और यदि इसकी बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम को छोटे में लिख दोगे तो बात भी चल जाएगा, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये घनत्व का मात्रक भी देखने को मिल जाएगा। हम लोगों ने 3 परिभाषाएं बात किया है, यानी घनत्व बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, घनत्व तो हम बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि घनत्व को हम कम कर देंगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर भी समझिए कि यदि द्रव्यमान में हम वृद्धि कर देंगे तो घनत्व में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यदि हम द्रव्यमान में कमी कर दें तो घनत्व में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। साथियों ये बात भी आपको याद रखना है। यदि हम क्या कर दें, घनत्व में वृद्धि कर दें, तो उसके द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी साथियों, वृद्धि हो जाएगी। और यदि हम घनत्व में क्या कर दें, कमी कर दें, तो द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि आयतन की बात करें, आयतन में कमी करेंगे तो घनत्व में कमी हो जाए, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगा। और यदि घनत्व को हम कम करेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाए। यानी इनका अपोजिट रिलेशन होता है। तो ये बातें थी हमारे 3 शब्दों को लेके। हम लोग अगले बारे में बात करते हैं
ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं पे चर्चा करते हैं। ये तो हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं साथियों, ये आपको याद रखना। तो क्या क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं ठोस। हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ की अवस्था की, अब हम लोग चर्चा करते हैं पदार्थ की अवस्था। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं कौन सी, ठोस। सॉलिड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सॉलिड क्या होता है कि इसमें कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत ही क्या हो, सघन हो, बहुत क्या हो, पास पास है कण, बहुत ही सघन पाए जाते, पाए जाते। या मैं लिखूं, आसानी से लिखूं तो उसमें कण क्या होंगे, पास पास। और ये जो कण है जब पास पास है तो कण, अगर बात करें तो अंतराल में अंतराल बल के द्वारा जुड़े। अगर आपसे पूछे ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो क्या है, अंतराल, अंतराल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो सॉलिड होते हैं इनमें अभी बात किया जाए, अंतराल स्थान कम होता है, स्थान जगह कम होती है, स्थान क्या होता है, कम होता है। और यदि आपसे पूछ ले कि जो आपके सॉलिड है इसमें अंतराल बल क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। लेकिन आकर्षण क्या होता है इनमें, अंतराल बलों का आकर्षण ज्यादा होता है। और यदि बात करें जब कण क्या हो, पास पास हो, तो घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ताकि ये बात याद रखना, घनत्व सबसे ज्यादा होता है कहाँ, तो ठोसों में। ये बात आपको याद रखनी है, बात को आपको याद रखनी है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यदि ठोसों की बात करें तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे कम किस अवस्था में होगी, तो पदार्थ की जो पहली अवस्था है ठोस में, पदार्थ की चाल सबसे कम होती है किसमें, तो ठोस में। क्यों, क्योंकि इन्हें चलने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा, तो एक प्रकाश धीरे धीरे चल पाएगा। इसी वजह से प्रकाश की चाल ठोसों में क्या होती है, सबसे कम होती है। साथियों यदि आपसे पूछ ले कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ये बात याद रखना, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो ठोसों में होगी। ये बात आपसे प्रश्न में पूछी जाती है। यदि आपसे पूछ ले कि तो ये बात आपको याद रखना, पदार्थ की पहली अवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड। पहला क्या हो गया, इसमें जो कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही सघन पाए जाएंगे, सघन मात्रा में होंगे और ये आपस में जुड़े रहेंगे। पदार्थ की जो अवस्था है क्या होगी, बहुत सघन, और इनके मध्य जो जुड़े रहते हैं ये क्या होते हैं, अंतराणविक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। सघन है बहुत, सघनता इससे क्या है, ज्यादा। ये बात याद रखना, ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है। तो इसमें कण क्या होंगे, पास पास होंगे, कण क्या होंगे, पास पास होंगे। और इनमें क्या है, अंतराणविक बल क्या होगा, सर्वाधिक होगा। जिस किसी पदार्थ में अंतराणविक बल अधिक होगा उसमें घनत्व भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ये बात आपको याद रखनी साथियों। यदि हम
एक प्रश्न और पूछा आपसे कि यदि पदार्थ के पदार्थों के तापमान में वृद्धि करनी है, ठोस पदार्थ क्या हो जाए, ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, ये बात आपको याद रखनी है। जब हम ठोसों के क्या करते हैं, यदि ठोसों के तापमान में हम क्या करते, वृद्धि करते, तो आयतन में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि ठोसों के ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि, तो आयतन में भी क्या हो जाती है, आयतन में वृद्धि हो जाती है। यदि हम कहते कोई भी यदि क्या है, ठोस है, सीधा लिखे तो ठोस पदार्थ, यदि कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है, ये बात याद रखना है, हो जाता है। देखो अब वृद्धि करोगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि पदार्थों में क्या करो, तापमान कुछ पदार्थों में तापमान में क्या करो, कमी कर दोगे, तो आयतन में भी क्या हो जाएगा, ठोसों के आयतन में भी कमी हो जाएगी। तो मैंने सीधा ही लिख दिया, ठोस पदार्थों के तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले इसमें संपीड़नता क्या होगी, जो संपीड़नता, ठोसों की संपीड़नता क्या होगी, कम होती है। संपीड़नता क्या होगी, ठोसों में संपीड़नता क्या होती है, कम होती है, या नग्न होते हैं, या शून्य होते हैं, ये बात याद रखना। ये साथियों आपसे बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उनकी संपीड़नता ठोसों की बहुत कम होती है, नग्न होती है। तो पदार्थ की पहली अवस्था के बारे में हम लोगों ने देखा, और रसायन विज्ञान का बेसिक स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने पहली क्लास दी थी। रसायन विज्ञान की क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं संयोग से, आगे हम लोग देखेंगे। पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में और द्रव के बारे में, पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे हम लोग क्लास 2 में देखेंगे, रसायन विज्ञान की जो क्लास होने वाली है 2 में, उसमें हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, थैंक यू।